माय डियर स्टूडेंट्स, कल हमने आपको पारिवारिक बचत का अर्थ एवं महत्व के बारे में बताया था और आज हम आपको मितव्ययिता के बारे में बताएंगे। यानी मितव्ययिता क्या है। परिवार व्यय का केंद्र है। यहाँ प्रतिदिन किसी न किसी प्रकार का व्यय करना पड़ता है। परिवार के सदस्य जो कमाते हैं उसके अधिकांश भाग को वे अपनी और अपने आश्रितों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय कर देते हैं। आप लोग जानते हैं परिवार में यानी कि हमारे घर में रोज़ किसी न किसी वस्तु पर हमें व्यय करना पड़ता है। अर्थात जो परिवार के सदस्य जो आय करते हैं या जो कमाते हैं उसमें से अधिक अपनी आश्रितों की आवश्यकताओं पर व्यय हो जाता है। व्यय करने वाले के समक्ष यह लक्ष्य अनिवार्य रूप से रहता है कि वह धन को किसी प्रकार से व्यय करे, यानी धन को कैसे व्यय करे जिससे उसकी अधिकांश इच्छाओं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। जो व्यक्ति धन को व्यय करने की उचित रीतियां जानते हैं वे आर्थिक संतोष का अनुभव करते हैं। यानी कि जो व्यय करने के उचित रीतियां या विधियों को जानते हैं वे अधिक संतोष प्राप्त कर सकते हैं। इसके विपरीत जो धन के व्यय करने की उचित रीतियों से अनभिज्ञ हैं, यानी कि अज्ञान है, जानते नहीं हैं, वे सदैव आर्थिक असंतोष का अनुभव करते हैं। पारिवारिक अर्थव्यवस्था तथा सुख समृद्धि को बनाए रखने के लिए मितव्ययितापूर्ण व्यय करना आवश्यक होता है। मितव्ययिता से अभिप्राय है कि कम व्यय करके भी अधिक संतोष प्राप्त किया जाए, यानी कम खर्चे में अधिक संतोष प्राप्त कर लें। मितव्ययिता का उद्देश्य अपव्यय या फिजूल खर्ची से बचना है, कंजूसी करना नहीं। यानी कि मितव्ययिता का अर्थ है फिजूल खर्ची से बचना, कंजूसी नहीं, क्योंकि कंजूसी की स्थिति को दुख प्रदान करने वाली होती है। मितव्ययिता का स्पष्टीकरण यह है कि जिस वस्तु पर 5 रुपये व्यय करने से ही हम सुख संतोष की प्राप्त कर सकते हैं उस पर अनावश्यक 6 रुपये व्यय ना करें। यानी जब हम कम खर्च में ही अधिक संतोष प्राप्त कर सकते हैं तो हमें अधिक व्यय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताते हैं। मितव्ययिता व्यय के लिए कुछ उपयोगी सुझाव। वस्तुएं खरीदने का उचित स्थान। आजकल अनेक स्थानों से इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति हो सकती है। कुशल उपभोक्ताओं को यह ज्ञात होता है कि कौन सी वस्तु किस स्थान से अच्छी तथा सस्ती प्राप्त हो सकती है। कहने का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक वस्तु की प्राप्ति का एक निश्चित स्थान होता है और इसकी जानकारी समय तथा धन की बचत कराती है। यानी कि हमें पहले से ही पता हो कौन सी वस्तु कहाँ पर मिलेगी, तो इससे हमारे धन और समय दोनों की बचत हो सकती है। अब आएंगे हमारे खरीदारी के सिद्धांत जो निम्नलिखित हैं। आवश्यकताओं का समुचित ज्ञान, आवश्यकताओं की तीव्रता का ज्ञान, उचित मूल्य की वस्तुओं के प्राप्ति स्थान की जानकारी, मोल भाव करने की योग्यता, अपव्यय से बचना। हाँ, हम पढ़ेंगे बचत का माध्यम। यानी कि बचत का माध्यम हम किसके द्वारा बचत करेंगे, इसमें बचत का माध्यम डाकघर के बारे में पढ़ेंगे। डाकखाना पारिवारिक बचत का एक अच्छा, सुविधाजनक तथा पूर्ण रूप से सुरक्षित माध्यम है। ये डाकखाना जो है वो हमारी बचत का एक सुविधाजनक और सुरक्षित माध्यम है। डाकखाना केंद्र सरकार की एक आर्थिक संस्था है। यह संस्था पारिवारिक अल्प बचतों के सुरक्षित विनियोग के लिए सर्वोत्तम है। परिवार के सभी सदस्य अपनी नियमित बचतों का विनियोग डाकघर में कर सकते हैं। डाकघर में उपलब्ध बचत की मुख्य योजनाओं का संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है। नंबर 1, बचत खाता योजना। प्रत्येक डाकघर में बचत खाता खोलने की सुविधा उपलब्ध है। इस योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपना बचत खाता खोल सकता है तथा अपने खाते में जब चाहे अपनी अल्प बचत को जमा कर सकता है और जब चाहे तब आवश्यकता पड़ने पर वह अपने धन को निकाल भी सकता है। डाकघर बचत योजना के अंतर्गत कोई भी वयस्क व्यक्ति, स्त्री या पुरुष अपने नाम से अथवा अपने नाबालिग बच्चों के नाम से खाता खोल सकता है। यह खाता संयुक्त रूप से भी खोला जा
खोला जा सकता है। डाकघर बचत योजना के अंतर्गत खाता खोलना सरल है। इसके लिए निम्नलिखित विधि को अपनाना पड़ता है। डाकघर में नंबर 1, डाकघर में बचत खाता खोलने के लिए उपलब्ध प्रपत्र फॉर्म पर उसकी सभी प्रविष्टियां भरनी होती हैं, जिनमें मुख्य होती हैं खाता खोलने इच्छुक व्यक्ति का नाम, पिता अथवा पति का नाम, स्थायी पता तथा वारिस का नाम एवं उससे संबंध। नंबर 2, फॉर्म पर नमूने के हस्ताक्षर भी करने होते हैं तथा किसी पुराने खातेदार से उसे प्रमाणित कराना होता है। ऐसे व्यक्ति जिनको हस्ताक्षर करना नहीं आता वो लोग अंगूठा भी लगा सकते हैं। उन्हें फॉर्म पर निर्धारित स्थान पर अपना सत्यापित चित्र लगाना होता है, यानी कि फ़ोटो लगाना होता है तथा अंगूठे के चिन्ह को भी प्रमाणित कराना होता है। नंबर 3, जितने रुपए से खाता खोलना होता है उतने रुपए तथा उपर्युक्त फॉर्म डाकखाने से संबंधित कर्मचारी को दे दिया जाता है। कर्मचारी एक रसीद दे देता है जिस पर आपके द्वारा जमा की गई धनराशि अंकित होती है। 1 सप्ताह के उपरांत उस रसीद को दिखाकर संबंधित कर्मचारी से आपको आपकी पासबुक मिल जाती है। इसी पासबुक को प्रत्येक बार रुपया जमा कराते या निकलवाते समय डाकखाने में लाना होता है। लेन देन का समस्त विवरण इस पासबुक में ही अंकित होता है, यानी इस पासबुक में ही लिखा रहता है। नंबर 4, डाकखाने की बचत खाता योजना के अंतर्गत 50 रुपये या अधिक से खाता खोला जा सकता है। जब चाहे इस खाते में रुपया जमा किया जा सकता है। व्यक्ति खाते में 1 लाख रुपए तक धन जमा किया जा सकता है। 2 व्यक्तियों के संयुक्त खाते में यह राशि 2 लाख रुपए तक हो सकती है। नंबर 5, डाकखाने के बचत खाते में से रुपया निकालने के लिए एक फॉर्म भरकर तथा हस्ताक्षर करके या अंगूठा लगाकर पासबुक सहित संबंधित कर्मचारी को दिया जाता है। फॉर्म के हस्ताक्षर पहले दिए गए नमूने के हस्ताक्षरों से मिलाए जाते हैं। रुपया किसी वाहक द्वारा भी निकलवाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में वाहक के हस्ताक्षर खातेदार को प्रमाणित करने होते हैं। नंबर 6, डाकखाने के बचत खाते से रुपया सप्ताह में 1 बार निकाला जा सकता है। रुपया पूर्णांक में होना चाहिए। 1 रुपये से कम धनराशि ना तो निकाली जा सकती है और ना ही जमा की जा सकती है। नंबर 8, अपने खाते को किसी अन्य डाकखाने में भी स्थानांतरित कराया जा सकता है, यानी एक डाकखाने से दूसरे डाकखाने में भी अपना खाता करा सकते हैं। अपने खाते को आप जब चाहे बंद भी करा सकते हैं। 5 वर्ष तक खाते में लेन देन ना होने की स्थिति में खाता निष्क्रिय हो जाता है। ऐसी स्थिति में एक प्रार्थना पत्र देकर निष्क्रिय खाते को पुनः सक्रिय कराया जा सकता है। अब कल हम राष्ट्रीय बचत पत्र के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।